बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन नंबर 73 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि डबल डेरिवेशन या डबल डिडक्शन के अंदर आपकी अमाउंट्स जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास जो है जो हमारी अभी की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी मौजूद है, जो हमने अभी 30 जून पे प्रिपेयर किया है, और एक बैलेंस शीट भी एक छोटी सी जो कंपनी है उसकी मौजूद है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है इसको हम कंसिडर करेंगे। ये जो है सेक्शन ये जनरल है, हर किस्म की इनकम हर किस्म के एक्सपेंस के मतलब है, लेकिन मेरी जो एग्जांपल है वो बिज़नेस इनकम, स्पेसिफिकली कंपनी की जो इनकम है उससे मुतल्लिक है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, हर एक किस्म की इनकम और हर एक किस्म के एक्सपेंस के ऊपर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर any amount is chargeable to tax under this ordinance on the basis that it is receivable, the amount shall not be chargeable again on the basis that it is received। किसी भी अमाउंट को अगर एक दफ़ा चार्जेबल टू टैक्स हमने ट्रीट कर लिया है एज अ रिसीवेबल, तो दोबारा उस अमाउंट को जब वो आप रिसीव कर रहे हैं देन आपने दोबारा उसको चार्जेबल टू टैक्स ट्रीट नहीं करना। ठीक है, ये इसकी क्या रीज़न है मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे जाके। बेसिक इसकी जो हिस्ट्री है उसमें अगर जाते हैं तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, जो कि कंपनीज जो हैं सिर्फ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर ही अपनी रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ये होता है कि जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, जिनको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेटर्स बोलते हैं, रिसीवेबल जो हैं ऐसे लोग जिनको हमने सेल की हुई है उधार पे लेकिन उन्होंने हमें पेमेंट नहीं दी, इसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया जो भी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर सिर्फ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो लागू होती हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक। तो इस वजह से कंपनीज़ अपने जो भी जब भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं तो वहाँ पे आपको रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर का एंट्री लाजमी मिलेगी और यहाँ पे अमाउंट कुछ शो हुई होगी। अब ये देखें काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इसी तरह पेबल्स भी शो किए हुए हैं। तो हम रिसीवेबल की बात करते हैं कि एक दफ़ा हमने रिसीवेबल यहाँ पे डाल लिए हैं और हमने अपना प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड यानी टैक्स ईयर 2025 में आपको इसमें से कुछ या सारी अमाउंट जब रिसीव होगी तो दोबारा आप इसको अपनी वहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर जो है अगले अकाउंटिंग पीरियड के सिस्टम में नहीं इसको एंटर कर देंगे। अगर आप इसको नेक्स्ट में दोबारा एंटर कर देंगे तो इस पर डबल टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये पहली बेसिक चीज़ है कि आपने जिस चीज़ को रिसीवेबल ट्रीट किया हुआ है उसको जब रिसीव होनी है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो अमाउंट, तो उसको दोबारा आपने चार्जेबल टू टैक्स ट्रीट नहीं करना। इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है, अगर हम गलती करते हैं दुगना टैक्स हमें देना पड़ेगा। अच्छा, एनी अमाउंट इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस दैट इट इज़ रिसीव्ड, द अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल अगेन ऑन द बेसिस दैट इट इज़ रिसीवेबल। तो कोई भी ऐसी अमाउंट जो कि रिसीव हो गई हुई है, ठीक है, ये रेयर सिनेरियो है ये नीचे वाला कि अमाउंट हमें रिसीव हो गई हुई थी बट देन अगेन किसी वजह से उसको हमने रिसीवेबल ट्रीट कर दिया, तो वंस वो रिसीव हो गई है तो रिसीव हो गई है। ठीक है, मिसाल इसकी ले लेते हैं कि जी हमने दोबारा हम जाते हैं अपने रफ वर्क में, तो ये जी हमें कैश एट बैंक में कुछ अमाउंट रिसीव हो गई हुई थी। कोई ऐसी रीज़न हुई कि जो हमें अमाउंट रिसीव हो गई हुई है वो हमारी जो है वो उसका कोई रिटर्न हो गया, वो अमाउंट हमें रीफ़ंड करनी पड़ी किसी वजह से उस बंदे को जिसको हमने सेल की थी और उससे अमाउंट ली हुई थी। तो अगर बाद में वो अमाउंट दोबारा हमारी रिसीवेबल के तौर पे आ जाती है हमारे हम यानी हम उसको रिसीवेबल के तौर पे वो बन जाती है हमारे लिए, तो अकाउंट्स के अंदर अब हम उसको रिसीवेबल नहीं ट्रीट कर देंगे क्योंकि एक दफ़ा रिसीव हो गई तो रिसीव हमने तो कर ली हुई है वो, तो दोबारा नहीं उसको रिसीवेबल के तौर पे हम ट्रीट कर देंगे। इसके बाद जनाब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत नोटिस आते हैं ख़ास तौर पे बिजनेस रिटर्न्स के अंदर कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज़ डिडक्टेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द बेसिस दैट इट इज़ पेएबल। ठीक है, एक एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट किया है कि ये एक्सपेंडिचर आपका पेएबल है, तो जब आपने एक्चुअली इस एक्सपेंडिचर को पे करना है द एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी डिडक्टेबल अगेन ऑन द बेसिस दैट इट इज़ पेड,
जब नेक्स्ट टैक्स पीरियड में आपने इस एक्सपेंडिचर को एक्चुअली पे कर दिया तो दोबारा एक्सपेंस नहीं क्लेम कर देना। दोबारा एक्सपेंस क्लेम करेंगे, डबल सेम एक्सपेंस को 2 दफ़ा क्लेम कर देंगे तो FBR का मैंने बताया नोटिस आता है इस चीज़ पे। तो पेएबल के तौर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके मुताबिक हम जब भी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो भी पेएबल एक्सपेंसेस हैं वो हमने शो करने होते हैं, और जो भी हमारे रिसीवेबल अमाउंट्स हैं रेवेन्यू की, वो भी हमने यहाँ पे इस साइड पे उनको लिखना होता है। तो एक मिसाल मैंने यहाँ पे डाली है आपको समझाने के मकसद के लिए कि सैलरीज़ हमने टोटल जो पे की हुई हैं वो 80 लाख हैं, ठीक है। 10 लाख हमारी पेएबल रहती हैं आखिरी महीने की, वो हमने जो है 2 जुलाई पे जाके पे करनी है, ठीक है, 2 जुलाई पे करनी है। इस वजह से वो नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर चलेगी अमाउंट। बट ये चूँकि हमने पेएबल रिकॉर्ड कर लिया है, तो जब हमने इनको पे करना है फिज़िकली नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर, तो तब हमने इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, इसको एज आ एक्सपेंस दोबारा ट्रीट नहीं करना, क्योंकि इन पेएबल सैलरीज़ को वंस हमने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है। अगर हम यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ तो देखिएगा ये 94 लाख का प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, 1 करोड़ 4 लाख रुपए हो गया, ठीक है। यानी कि हमने इसको एक्सपेंस जो है ट्रीट किया हुआ है, तो हमने हमारा प्रॉफिट में इस एक्सपेंस ट्रीट करने की वजह से फ़र्क आ रहा है, प्रॉफिट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब हम इसकी एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब हम इनको दोबारा से एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी रेयर सिनेरियो है कि एक्सपेंडिचर आपने पे तो कर दिया था लेकिन बाद में वो दोबारा पेएबल बन गया आपके ऊपर, कोई ऐसा मसला हुआ, एक्सपेंडिचर आपने पेड ट्रीट किया हुआ था, यानी यहाँ पे हमने कोई एक्सपेंडिचर मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख रुपया पेड जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो बन गया, हमारा कोई मसला बना, पेमेंट रिटर्न हो गई कि कुछ उसमें से एक्सपेंस जो है हमें दोबारा से हमारे लिए पेएबल बन गया। तो इस सिनेरियो में चूँकि हमने इसको ऑलरेडी पेड जो है किया हुआ है अपने अकाउंट्स के अंदर, और इनकम टैक्स के डेफिनेटली जो हम अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी के रूल्स के मुताबिक होने चाहिए। अगर हमारे अकाउंट्स में इनकम टैक्स अथॉरिटी के रूल्स में फ़र्क है तो फिर तो वैसे ही मामला हमारा गलत चल रहा है ना। तो बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी पेड क्लेम कर लिया हुआ है एक दफ़ा, उसको दोबारा पेएबल नहीं क्लेम कर देना कि जी हमारी तो पेमेंट उसमें रिटर्न आ गई थी तो हमने इसको नेक्स्ट टैक्स ईयर में फिर पेएबल क्लेम कर दिया, ये एक मिस्टेक है, तो इससे बचना है, ठीक है जी। तो ये सेक्शन नंबर 73 है। मैंने बताया ये तमाम किस्म की आपकी जो अमाउंट्स हैं या आपके एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको एग्जांपल बिज़नेस की दी है, इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ बिज़नेस पे एप्लीकेबल है, ये हर किस्म की आपकी अमाउंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, हर किस्म के एक्सपेंसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है जी।